हाय हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका कोशिका चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल के बारे में, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के बारे में। और आज के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है कोशिका चैप्टर का। और इसके बाद हम लोग एक वीडियो और करेंगे, जिसमें जितना हम लोगों ने 5 लेक्चर में पढ़ा है उसको एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, यानी कोशिका का 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, जो कि कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कल वो वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर दें। कोशिका की 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने जितना 5 लेक्चर में पढ़ा है उसको 1 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। फटाफट फटाफट रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने प्रॉपर आपको सिखा दिया है। तो अगर उस वीडियो को देखना हो तो पहले आप ये 5 वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5। उसके बाद जब 1 शॉर्ट वीडियो देखोगे तभी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला भी था रिवीजन तभी होता है जब विजन क्लियर हो, क्योंकि जब विजन ही नहीं तो काहे का रिवीजन होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक क्या है? लवक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। सबसे पहला पॉइंट यही है कि लवक क्या होता है। तो लवक भी एक कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है, जिसको अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है, कोशिकांग है। लेकिन खास बात यह कि जंतु की कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता, ये केवल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लवक केवल प्लांट सेल यानी कि पौधे की कोशिकाओं में, पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, लवक 2 प्रकार का होता है। लवक 2 प्रकार का होता है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं देख ले जरा। हाँ हो रही है, वेरी गुड। चलिए, लवक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सुनो ध्यान से। पहला होता है रंगहीन लवक, रंगहीन लवक। इसी को कहा जाता है अवर्णीय लवक। अवर्णीय में जिसमें कोई वर्ण न हो, वर्ण का मतलब होता है रंग। ये किताबी भाषा हो गई अवर्णीय लवक, देहाती भाषा हो गई रंगहीन लवक। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में भी इसको ऐसे लिखा होता कई बार, ल्यूकोप्लास्ट। तो पहला हो गया रंगहीन लवक, लवण लिख दिया, सॉरी, रंगहीन लवक, रंगहीन लवक। और दूसरा है रंगीन लवक, रंगीन लवक। इसको दूसरा नाम इसका है वर्णी लवक। वर्णी मतलब रंग युक्त। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में भी बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप लोग जाने, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्रोमोप्लास्ट वर्ड दिया होता है। तो समझ में आया? लवक कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का, एक रंगहीन और एक रंगीन। जो रंगहीन होगा उसका दूसरा नाम अवर्णी लवक, अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट। और जो रंगीन होगा उसका दूसरा नाम क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो लवक केवल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक 2 प्रकार का होता है, रंगहीन और रंगीन। सबसे पहले बात करते हैं रंगहीन लवक की। तो हेडिंग बना लेंगे आप लोग, रंगहीन लवक, रंगहीन लवक, रंगहीन लवक। अवर्णी लवक या इसे क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। देखो, जो रंगहीन लवक होता है ना, इसका जो मेन काम होता है वो होता है भोजन को इकट्ठा करना। भोजन के किस किस रूप को इकट्ठा करता है? तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ये स्टार्च को इकट्ठा करता है, ऑयल यानी कि तेल को इकट्ठा करता है, और प्रोटीन जैसे पदार्थ को ये संचित करता है। तो ध्यान रखना कि जो अवर्णी लवक होता है, रंगहीन लवक होता है, ये भोजन को इकट्ठा करने में हेल्प करता है, फूड स्टोरेज में सहायता करता है। और भोजन के किस किस रूप को इकट्ठा करता है? स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को। खास बात सुनो, देखो, जो रंगहीन लवक होता है यानी कि अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट होता है, वो पौधे के उस भाग में मिलेगा जो सफेद रंग का होता है।
और इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है अवर्णी लवक। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल बताते हैं, आपने मूली देखा होगा, इमेज दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये मूली। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूली का रंग सफेद क्यों होता है, तो जवाब होता है क्योंकि इसके अंदर अवर्णी लवक पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो याद रखना, अगर कोई भी सब्जी या कोई भी फल सफेद रंग का है ना, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा लवक है, अवर्णी लवक है। एक्चुअली जो लवक होता है ना, ये फलों को या सब्जियों को रंग प्रदान करता है। अगर रंगहीन लवक होगा तो रंगहीन प्रदान करेगा, समझ पा रहे हो ना। और अगर रंगीन लवक होगा तो उसको रंगीन कलर प्रोवाइड करेगा। जैसे टमाटर लाल होता है, क्वेश्चन पूछेगा टमाटर लाल होता है किस लवक की वजह से, रंगीन लवक की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन मूली सफेद होती है किस लवक की वजह से, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। आलू बीच से काटा रहे सफेद सफेद दिखता है, किसकी वजह से, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। कहानी समझ में आई। तो याद रखना कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये फलों को या सब्जियों को रंग तो नहीं प्रोवाइड करता, यानी जो सफेद रंग होगा वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो याद रखना, ये चीज कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन की, मूली में कौन सा लवक पाया जाता है, तो क्या टिक लगाओगे, ल्यूकोप्लास्ट। कोई भी फल या कोई भी सब्जी अगर रंगहीन है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा है, लवक है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब सुनो, तो क्या करता है ल्यूकोप्लास्ट बताओ, स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। तो ये पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ये लवक पहले तो लिखने किस में पाया जाता है, ये लवक मूली में पाया जाता है, या ऐसे लिख लो, मूली का सफेद रंग, मूली का सफेद रंग, मूली का सफेद रंग ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। और दूसरा पॉइंट ये करता क्या है, तो ये लवक स्टार्च, स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ऑयल यानी कि तेल, और प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को संग्रहित करता है, स्टोर करता है, प्रोटीन को संग्रहित करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में 2 पॉइंट याद रखना है बस। ल्यूकोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, मूली में पाया जाता है या फिर आलू में पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, बोलो बोलो, स्टार्च स्टोर करेगा, ऑयल स्टोर करेगा और प्रोटीन को स्टोर करेगा। रंगहीन लवक खत्म। अब आते हैं रंगीन लवक पे। अगली हेडिंग हमारी क्या बनेगी, रंगीन लवक। अभी दिखा देंगे, सब एनसीईआरटी मिलेगा आपको। रंगीन लवक और क्या बोलते हैं, वर्णी लवक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो सब्जियों का जो रंग होता है, जैसे मान लो आपने गाजर देखा होगा, अगर क्वेश्चन पूछ रहे गाजर में कौन सा लवक पाया जाएगा तो क्या बताओगे, गाजर में, अरे गाजर हो गया, लाल टमाटर हो गया, रंग बिरंगी सब्जी हो गई, हरा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, हरा होता है हरित लवक की वजह से, जो कि क्रोमोप्लास्ट की एक कैटेगरी है। हाँ याद रखना, हरित लवक वर्णी लवक के ही एक कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर पूछे लाल टमाटर किसकी वजह से तो क्या बताएंगे, क्रोमोप्लास्ट। हरा टमाटर किसकी वजह से तो क्या बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट। याद रहेगा ना, हाँ ठीक है। तो गाजर में कौन सा लवक पाया जाएगा, गाजर में बोलो क्रोमोप्लास्ट, या गाजर का रंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, गाजर का रंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, गाजर का रंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। याद रहेगा। ऐसे ही लाल टमाटर का रंग, लाल टमाटर का जो रंग लाल है वो किसकी वजह से होगा, वो भी इसी की वजह से होगा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा। सेकेंड पॉइंट सुनो, अगर इसी क्रोमोप्लास्ट में जब हरे रंग का पिगमेंट, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे, रंगा पदार्थ बोलते हैं, हरे रंग का पिगमेंट क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल।
क्लोरोप्लास्ट जब हरे रंग का पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट जब हरे रंग का पिगमेंट रखता है तब उसे क्या बोलेंगे? तब उसे बोलेंगे हरित लवक। नाम से समझ में आ रहा, हरित मतलब हरा, लवक मतलब लवक, हरे रंग का लवक, तो उसे क्या बोलेंगे? हरित लवक, यानी उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो बोलो अब याद रहेगा, दोनों में अंतर है कि नहीं? क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरा रंग। जैसे पत्तियों का रंग हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। टमाटर हरा किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल जब टमाटर आपने देखा होगा पेड़ पे जब लगा होता है तो पहले हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है। तो जब हरा टमाटर लाल टमाटर में बदलता है तो बताओ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, हरित लवक वर्णी लवक में बदल जाता है। तो हरा टमाटर लाल टमाटर में बदलता है क्योंकि, बोलो क्योंकि हरित लवक बदल जाता है वर्णी लवक में। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई? तो ये सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, एक बार फटाफट हम पढ़ के दिखा देते हैं। प्लास्टिड यानी कि लवक केवल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। दो प्रकार का होता है, एक क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन और एक ल्यूकोप्लास्ट यानी कि सफेद या रंगहीन प्लास्टिड। और जिस क्रोमोप्लास्ट में देखा लिखा है ना, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है पता है आपको? हाँ, CO2 और पानी की सहायता से धूप की उपस्थिति में पौधे में खाना कौन बनाता है? हरित लवक। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन करता है? हरित लवक। अब ये लिखाएंगे नहीं, पॉइंट याद रखना। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण डिटेल में, तो वहां पे कवर हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ हरित लवक का मेन काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना, जिसको हम किताबी भाषा में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण करना। तो कायदे से देखा तो 3 लवक हो गया ना, एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट, एक हो गया क्रोमोप्लास्ट, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, एक हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक, एक हो गया हरित लवक, एक हो गया वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन को इकट्ठा करता है। भोजन के किस किस रूप को इकट्ठा करता है? स्टार्च इकट्ठा, भोजन के रूप में किसको किसको स्टार करता है? इकट्ठा करता है। स्टार्च को इकट्ठा करेगा, आयल को इकट्ठा करेगा, प्रोटीन को इकट्ठा करेगा। समझ पा रहे हो? और जो वर्णी लवक होता है वो क्या करता है? फलों को या फूलों को रंगीन, मतलब रंगीन बनाता है, उनको कलर प्रोवाइड करता है, अलग अलग विभिन्न प्रकार का कलर प्रोवाइड करता है। जैसे देखा गाजर लाल रंग का होता है, किसकी वजह से? वर्णी लवक की वजह से। गाजर नारंगी रंग का भी तो होता है, किसकी वजह से? वर्णी लवक की वजह से। टमाटर लाल रंग का होता है, किसकी वजह से? वर्णी लवक की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। टमाटर हरा होता है किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। समझ पा रहे हो कि नहीं? पूरी कहानी समझ में आ गई? पत्तियों का रंग हरा होता है किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इस दुनिया में तुम्हें पौधे का कोई भी भाग जो हरे रंग का दिखता है वो किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अगर पौधे का तना हरा दिख रहा है तो वो भी किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। पौधे की पत्तियां हरी दिख रही हैं तो किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। कहानी समझ में आ गई होगी? तो वही लिखा हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये, इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। और ये फोटो भी दिख रहा होगा सामने आपको। ये डायग्राम किसका है? वर्णी लवक का। और ये डायग्राम किसका है? अवर्णी लवक का। और मूली मैंने बता दिया आपको, मूली का रंग सफेद क्यों होता है? ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। मूली काटो बीच में पूरा सफेद सफेद दिखाई देता है ना, वो तो बाहर से भी सफेद सफेद दिखाई देता है, तो किसकी वजह से होता है? ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हमारा जो एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा समझाया गया है वो है क्लोरोप्लास्ट। और मैंने बताया भी था कि जो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब ऐसे समझो कि क्रोमोप्लास्ट एक डिबिया है और उसमें एक चुटकी क्लोरोफिल अगर डाल दे, हरे रंग का पिगमेंट क्लोरोफिल डाल दे, तो अब उसका नाम बदल जाएगा। और वो जो वर्णी लवक था, क्रोमोप्लास्ट था, अब वो क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। ऐसे समझ सकते हो। और क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? खाना बनाएगा। और प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाने को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये सब कहानी सुना चुके हैं आपको, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। आप सुनो ध्यान से। हमको जो पढ़ना है थोड़ा डिटेल में, वो किसके बारे में पढ़ना है? हरित लवक के बारे में। तो हेडिंग बना लेंगे हरित लवक। हमारी हेडिंग बनेगी हरित लवक।
और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक, सुनो ध्यान से। पहला पॉइंट मैंने बोला भी था, जब भी कोई कोशिकांग पढ़ना तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है? बोलो। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है, उसके चारों तरफ कितनी झिल्ली पाई जाती है। अब जरा याद करो, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताओ वो कौन सा कोशिकांग जिसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती? सोच के बताओ। याद आया? कौन सा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती? राइबोसोम। अच्छा, अब बताना वो कौन सा कोशिकांग जिसके चारों तरफ दो झिल्ली पाई जाती है? याद करो। एक तो था केंद्रक और एक था माइटोकॉन्ड्रिया। याद आया? केंद्रक के चारों तरफ दो झिल्ली थी और झिल्ली में छोटे छोटे छेद थे जिसमें से केंद्रक द्रव निकल के बाहर आ सकता था। याद आया कि नहीं? पूरी कहानी समझाए थे। केंद्रक में डीएनए से आरएनए बनता है और वो आरएनए उसी छेद से निकल के बाहर आता है कोशिका द्रव में, जहां पर प्रोटीन का निर्माण करता है। याद आया कि नहीं याद आया? फिर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहानी सुनाया था। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है? दो झिल्ली। बाहरी झिल्ली सपाट होती है, लेकिन जो अंदर वाली झिल्ली होती है वो उंगली के समान संरचनाएं बनाती है, जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है। फिर मैंने ये भी बताया था कि क्यों अंदर उंगली के समान संरचनाएं बनाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा झिल्ली कम जगह में आ सके। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे फायदा होगा कुछ झिल्ली का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और हमने पूरी कहानी सुनाया था कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अभिक्रिया ज्यादा होगी, अभिक्रिया ज्यादा होगी तो ऊर्जा ज्यादा बनेगी, ऊर्जा ज्यादा बनेगी तो एटीपी ज्यादा बनेगा, और एटीपी का तो सारा खेल है। जितनी ज्यादा तुम्हारे पास एनर्जी होगी उतना ज्यादा तुम एनर्जी कोशिका को प्रोवाइड कर पाओगे। और एटीपी का काम क्या होता है? मैंने ये भी बताया था, यांत्रिक कार्य करने में इस्तेमाल होता है एटीपी का। इसके अलावा अगर कोशिका में कोई नया यौगिक बनता है वहां पर भी एटीपी का इस्तेमाल होता है। और तीसरा कोशिकांग हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, यस, हरित लवक, जिसके चारों तरफ भी दो झिल्लियां पाई जाती हैं। तो याद रखना, यह हमारा तीसरा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ दो झिल्ली पाई जाती है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ दो झिल्लियां, दो झिल्लियां पाई जाती हैं। झिल्लियों को अंग्रेजी में मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, एक बाहरी झिल्ली होगी, एक आंतरिक झिल्ली होगी। बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन, आप हिंदी लिख लेना, बाहरी झिल्ली। आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन। यहां पर भी दो झिल्ली होगी, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। आइए इसको डायग्राम से दिखा देते हैं आपको। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये इसकी बाहरी झिल्ली है, हाईलाइट कर देते हैं। ये इसकी बाहरी झिल्ली दिख रही है, और चलो इससे बना देते हैं, ये इसकी आंतरिक झिल्ली हो गई। तो दो झिल्ली हो गई। अब सुनो ध्यान से, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पानी जैसा द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते थे। ठीक वैसे ही हरित लवक के अंदर भी पानी जैसा द्रव भरा होता है, लेकिन इसको स्ट्रोमा कहते हैं। याद रखना, ये वर्ड एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो पानी जैसा द्रव भरा होता है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। अगला पॉइंट सुनो, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया, फिर भी बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्ट्रोमा में सिक्के के, ये सिक्का देखा है ना आपने, सिक्का, एक के ऊपर 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 सिक्का ऐसे रखते चले जाओ तो पूरा ढेर बन जाएगा सिक्के का। तो सिक्के के ढेर की समान संरचनाएं पाई जाती है। देखो, एक के ऊपर एक सिक्का लगाते ऐसे चले जाओ तो पूरा सिक्के का ढेर बन जाएगा। ये सिक्के का ढेर कहां है? स्ट्रोमा के अंदर। इस सिक्के के ढेर को हम लोग ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। सिक्के के ढेर को क्या बोलते हैं? ग्रेना। और एक सिक्के को हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं, थाइलेक्वाइड। हिंदी में भी थाइलेक्वाइड ही कहते हैं, थाइलेक्वाइड, क्वाइड पता नहीं क्या कहते हैं, अंग्रेजी सही है, हिंदी देख लेना।
तो याद करो, मतलब बताओ हरित लवक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते थे? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली थी? 2। यहां पे कितनी झिल्ली है? 2। वहां पर बाहरी झिल्ली सपाट, यहां भी बाहरी झिल्ली सपाट, लेकिन वहां अंदर वाली झिल्ली उंगली के समान संरचनाएं बनाती थी, यहां ऐसा नहीं है, यहां आंतरिक झिल्ली भी सपाट है। देखो कंपेयर करने से ना ज्यादा आसान होता है चीजों को याद करना। अगर आप एक कोशिकांग को दूसरे कोशिकांग से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि याद रखना जब आपको हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी कि मनुष्य का तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे तो वहां पर एक बात बताएंगे, अगर आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है, और ये कोई हम मेमोरी टिप्स नहीं दे रही है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, आपको दिखा देंगे। अगर आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है तो कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट करना होगा। कहने का मतलब है कि अगर दो चीजें आपने पढ़ा है और वो मिलती जुलती हैं तो आपको उनको जोड़ना सीखना होगा। कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग हैं और अगर आपने उन कोशिकांगों को आपस में जोड़ना सीख लिया ना तो आपकी मेमोरी जो बिल्ड होगी बहुत मजबूत होगी, जल्दी चीजें भूलेंगी नहीं। खैर छोड़ो, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल अभी समझो इतना कि हरित लवक के अंदर पानी जैसा द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो हम क्यों कंपेयर कर रहे थे, समझ में आया ना? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में काफी सिमिलरिटी होती है, इसलिए कंपेयर करने से ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा देर तक चीजें याद रहती हैं। कंपेरेटिव स्टडी द बेस्ट स्टडी इसीलिए कहा जाता है। खैर छोड़, टॉपिक पे आते हैं। तो हरित लवक के अंदर जो द्रव पाया उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। वेरी गुड। उस स्ट्रोमा के अंदर सिक्के की ढेर के समान संरचनाएं पाई जाएंगी, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेना। और एक सिक्के को क्या बोलेंगे? थाइलेक्वाइड। याद रहेगा। और इसी थाइलेक्वाइड में, इसी सिक्के में क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं ना, वो चिपके होते हैं। दिख नहीं रहा होगा, हरे में हरा हो गया। चलो अब हरे रंग का होता तो हरे रंग का बनाना पड़ेगा ना यार। ये दो, ये इसके ऊपर क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है ना वो चिपका होता है, इसी के ऊपर क्लोरोफिल का पिगमेंट इसलिए तो कहा जाता है हरित लवक के अंदर, हरित लवक हरा क्यों होता है? इस हरे पिगमेंट की वजह से। इस हरे पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। याद रहेगा ना? तो इतनी कहानी समझ में आ गई। हालांकि एनसीईआरटी इतना नहीं लिखा है, एनसीईआरटी सिर्फ इतना लिखा है कि इस हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हम भी सिर्फ इतना लिख देते हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, काम खत्म। क्योंकि सदा पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी में दिया नहीं तो पूछेगा भी नहीं, बस समझाना। इसलिए सब टीचर समझाते हैं तो हमने भी समझा दिया। और सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इसके अंदर मतलब किसके अंदर? हरित लवक के अंदर। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। हाँ, यही है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। जब आपको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि जो क्लोरोफिल होता है ना, यही सनलाइट को कैप्चर करता है। जैसे आपने सोलर वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, सोलर पैनल। हाँ, वो लाइट को कैप्चर करता है और लाइट को कैप्चर करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब तक धूप को कैप्चर नहीं करेगा वो एनर्जी बना ही नहीं पाएगा, तो आप यूज कैसे करोगे? ठीक वैसे ही जब क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर नहीं करेगा तो उससे भोजन बनाएगा कैसे? तो याद रखना कि जो सनलाइट को कैप्चर करता है, सूर्य के प्रकाश को जो पकड़ता है, इकट्ठा करता है, वो वास्तव में क्लोरोफिल इकट्ठा करता है। इकट्ठा क्लोरोफिल करता है, नाम क्लोरोप्लास्ट का हो जाता है। समझ पाए ना? तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में कौन है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी ऑप्शन में और क्लोरोफिल भी ऑप्शन में हो तो क्लोरोफिल टिक लगाना, क्लोरोप्लास्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक, इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं है। विश्वास नहीं, आपको दिखा देते हैं। इतना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में, मिला स्ट्रोमा, ये देखो, जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है।
कुछ दिया ही नहीं, इतना ही दिया, इससे तो कुछ दिया ही नहीं है। और पढ़ लो थोड़ा सा, यहां दिया है थोड़ा सा और, ये देखो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले या नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। हाँ, ये एनसीईआरटी में दिया है, बताना भूल गए थे। क्लोरोफिल वाला रंग तो होगा, हरे रंग का तो पिगमेंट होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा पीले और नारंगी रंग का पिगमेंट भी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। हालांकि ये सब एग्जाम में पूछा नहीं गया कभी, मुझे मिला नहीं कोई क्वेश्चन इसमें जिसमें ये पूछा हो कि क्लोरोफिल के अलावा और कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। हाँ, 11th की बायोलॉजी में दिया और वहां एग्जाम में पूछा रहता, लेकिन वनडे एग्जाम में मैंने कहीं देखा नहीं है क्वेश्चन। मिलेगा तो बताएंगे जरूर आपको। वनडे एग्जाम में तो यही पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया रहता है, ऑप्शन में सिर्फ क्लोरोफिल ही दिया रहता है। हालांकि एनसीईआरटी कहती है इसके अलावा पीले और नारंगी रंग के पिगमेंट भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह था कि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है और जितना दिया हमने बोर्ड पे लिख दिया। क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ आपको 2 पॉइंट याद रखना है, इसके चारों तरफ 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अलावा ना आपको ग्रेना याद रखना है ना आपको थाइलेक्वाइड याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी ने सबसे लास्ट में लिखा है, याद है मैंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंग है। क्यों बताओ, क्यों अद्भुत अंग है? याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया को अद्भुत अंग क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। मैंने बोला था ना, वो ऑर्डर लेने दूसरे न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा, उसके पास भगवान ने खुद का दिमाग दिया हुआ है, डीएनए दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट को भगवान ने खुद का डीएनए दिया है और खुद का राइबोसोम भी दिया है, यानी कि अपने जरूरत की प्रोटीन वो खुद बना सकता है। तो भगवान ने दिमाग भी दिया है और अपने जरूरत की वो प्रोटीन भी बना सकता है, तो एक कोशिकांग को और क्या चाहिए? इसका मतलब यह हुआ कि क्लोरोप्लास्ट भी एक अद्भुत अंग है। बायोलॉजी की भाषा में इसको बोलते हैं स्वायत्त अंग है, ऑटोनोमस ऑर्गन है। तो याद रखना पूरे कोशिका में 2 ही कोशिकांग है। मैंने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तब भी बोला था कि पूरे कोशिका में 2 ही कोशिकांग है जो कि स्वायत्त अंग माने जाते हैं, ऑटोनोमस ऑर्गन माने जाते हैं, अद्भुत अंग माने जाते हैं। पहला था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा था क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम पाया जाता है। एनसीईआरटी निकालिए, आपको यहां मिल जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। देखा? तो इस तरह से लवक की कहानी खत्म होती है। एक बार फटाफट शुरू से लेकर यहां तक रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, केवल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, लवक 2 प्रकार का होता है, एक होता है रंगहीन और एक होता है रंगीन। जो रंगहीन लवक होता है उसको अवार्डी लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जबकि जो रंगीन लवक होता है उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जो अवार्डी लवक होता है ये पौधे के सफेद भाग में, श्वेत भाग में या रंगीन भाग में पाया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए मूली का रंग सफेद क्यों होता है, तो जवाब होगा ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूकोप्लास्ट करता क्या है, तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। और भोजन के रूप में किसको इकट्ठा करता है? 3 चीजों को, या तो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को इकट्ठा करता है। फिर वर्णी लवक क्या करता है सर? तो वर्णी लवक फलों और सब्जियों को रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर का लाल रंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से, गाजर का लाल रंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से, गाजर का नारंगी रंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से, सेब का लाल रंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से। कोई भी फल, कोई भी सब्जी आपको रंगीन दिखाई दे, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अगर इसी क्रोमोप्लास्ट में थोड़ा सा हरे रंग का पिगमेंट डाल दिया जाए, यानी क्लोरोफिल डाल दिया जाए, तो ये क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट पौधों को कैसा रंग देता है? हरा रंग देता है। यानी कोई भी सब्जी हरी रंग की है, इसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो टमाटर का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से, तने का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से, एलोवेरा हरे रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये कहानी है। फिर हमने हरित लवक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ 2 झिल्लियां पाई जाती है, ठीक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। बाहरी झिल्ली सपाट होती है, अंदर वाली झिल्ली भी सपाट होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी द्रव पाया जाता था जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते थे, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। और जिस कोशिकांग के अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है ना, वो स्वायत्त माना जाता है, ऑटोनोमस माना जाता है, वो अपना काम खुद कर सकता है। खत्म कहानी। इतना पढ़ना था आपको लवक के बारे में। अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है रिक्तिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूल और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं रसधानियां। देखो हिंदी कितनी अच्छी है, रसधानियां। रस माने रस और धानियां मतलब इकट्ठा करने वाला, यानी एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर रस भरा होता है। इसको अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं और इसका एक नाम रिक्तिका भी है। रिक्तिका का मतलब होता है खाली जगह। कमाल की बात बताएं, ये जो रिक्तिका है ना, ये जंतु कोशिका में भी होती है और पौधे कोशिका में भी होती है। लेकिन जंतु की कोशिका में छोटी छोटी होती है, लेकिन पौधे की कोशिका में बहुत बड़ी होती है। और कभी कभी तो इतनी बड़ी होती है कि पूरे कोशिका के आयतन का, ये लिखा हुआ 50 से 90% जगह खुद घेर लेती है। डायग्राम से देख लो अगर आपको समझ में ना आ रहा। ये देखो, ये जंतु की कोशिका है, छोटी सी रसधानी है। ये पौधे की कोशिका है, इतनी बड़ी रसधानी है। पूरे आयतन का 50 से 90% दीदी ने खुद ही घेर लिया है, रसधानी ने खुद ही घेर लिया है। तो मैंने बोला भी था जब भी कोई कोशिकांग पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट वही है, इसके चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है। तो हेडिंग हमारी है रसधानी, रसधानियां, कुछ भी लिखो, और पहला पॉइंट लिखेंगे इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। और झिल्ली का नाम भी, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। हमारे सिलेबस में नहीं, 11th की बायोलॉजी में लिखा हुआ। इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है और जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नामीय रसधानियां, इसका मतलब इसके अंदर क्या भरा होगा, रस भरा होगा। अरे तो रस तो तब बोलते हैं ना जब उसके अंदर कुछ कंपाउंड घुला हो। जैसे आप रस पीते हो तो क्या पानी रस में अंदर नहीं होता? होता है सर। अगर पानी में चीनी घोल दें तब रस बनता है। इसका मतलब इसके अंदर भी जो पानी है उसमें कुछ ना कुछ यौगिक घुला है, तभी तो उसको रस नाम दिया गया। और पूछा जाता है कि बताओ इसके अंदर कौन कौन सा यौगिक यानी कौन कौन सा विलेय उपस्थित है। तो 4 नाम याद रखना, एनसीईआरटी ने 4 नाम लिखे। रसधानी के अंदर जो द्रव है उसमें होता है सुगर, शर्करा, उसमें होता है अमीनो अम्ल, उसमें होता है प्रोटीन और उसमें होता है कार्बनिक अम्ल। क्या क्या बोला, बोलो फिर से। शर्करा, एमिनो अम्ल, प्रोटीन और कार्बनिक अम्ल। एमिनो अम्ल है, कमीनो अम्ल नहीं। अब ये नहीं कहना सर अमीनो अम्ल क्या होता है, तो सिंपल समझो यार। जब घर में मतलब आपका जब घर बना होगा तो मिस्त्री ने दीवार खड़ा किया होगा, ईंटों को जोड़ जोड़ के दीवार खड़ी की जाती है ना, और सारे ईंटें एक जैसे होते हैं कि अलग अलग? एक जैसे। तो अगर एक जैसी संरचना को जोड़ जोड़ के कोई बड़ी संरचना बनाई जाती है तो वो जो छोटी संरचना है जिसको जोड़ जोड़ के बनाया है, आसान भाषा में समझो, ईंट को जोड़ के दीवार बनाया तो ईंट जो है ना वो एकलक कहलाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमर। दीवार बहुलक कहलाती है, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीमर। तो जैसे ईंट को जोड़ के दीवार बनती है वैसे ही अमीनो अम्ल को जोड़ के प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन की इकाई क्या कहलाएगी? अमीनो अम्ल। जैसे दीवार की इकाई क्या कहलाएगी? ईंट। ईंट को जोड़ा दीवार बनी, अमीनो अम्ल को जोड़ा तो प्रोटीन बनी। तो देखो एनसीईआरटी में लिखा है ये चारों चारों कंपाउंड का नाम ये लिखा हुआ है। अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन रसधानी में स्थित होते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा यही है, क्या लिखेंगे बोलो? रसधानी में, रसधानी में क्या क्या पाया जाता है बताओ? 4 चीज नाम बताओ। पहला शर्करा, दूसरा एमिनो अम्ल, अमीनो लिखो, एमिनो लिखो। तीसरा
प्रोटीन, कुछ प्रोटीन भी होती हैं इसमें, और चौथा कुछ कार्बनिक अम्ल भी होते हैं इसी में। तो रसधानी में ये चारों चीजें पाई जाती हैं। अब सवाल है कि सर रसधानी करता क्या है? तो सिंपल समझो भाई, फुटबॉल देखा है? फुटबॉल के अंदर ब्लैडर होता है। अगर ब्लैडर में हवा भर दे तो क्या होगा? फुटबॉल तना होगा। लेकिन अगर ब्लैडर से हवा निकाल दे तो फुटबॉल पिचक जाएगा। ठीक वैसे ही रसधानी में पानी भरा है, द्रव भरा है, रस भरा है, इसी की वजह से पूरी कोशिका तनी होती है। तनी है, फूली है, इसको बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं स्फीति। स्फीति, ये देखो एनसीईआरटी में लिखा है। कहां लिखा है दिखाते हैं आपको। ये देखो, रसधानियां जो होती है ना, ये कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। स्फीति मतलब अंदर से ताने रहती है, उसको स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। सिंपल सी बात है, जब ब्लैडर पूरा भरा होगा तो फुटबॉल को ताना होगा, फुटबॉल गोल गोल दिखेगा, और बाहर से दबाओगे तो दबेगा भी नहीं, यानी कठोर दिखेगा। तो स्फीति और कठोरता किसकी वजह से? ब्लैडर की वजह से। ठीक वैसे ही कोशिका की स्फीति और कठोरता किसकी वजह से? रिक्तिका की वजह से। तो कोई पूछे रिक्तिका का क्या कार्य है? तो ये कोशिका को, पौधे की कोशिका को, स्पेशली पौधे की कोशिका को स्फीति और कठोरता, टर्जिडिटी और हार्डनेस प्रोवाइड करती है। ये लिखाएंगे नहीं, आप लिख लेना पॉइंट बना के, रसधानी के कार्य। रसधानी के कार्य में क्या लिखोगे? यह पौधे की कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। बस, इसके अलावा वैक्यूल के बारे में एनसीईआरटी में और कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो भी सुन लो, लास्ट पॉइंट। रिक्तिका के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें विशेष प्रकार की रिक्तिका पाई जाती है, जैसे अपना अमीबा। मैंने बोला भी था, अमीबा का जो शेप होता है, अमीबा का जो आकार होता है, हर पल बदलता रहता है। एक कोशिकीय जीव है, हर पल अपना आकार बदलता रहता है। जिधर भोजन दिखता है उधर ही जाकर के मुंह बना लेता है, स्यूडोपोडिया की सहायता से मुंह बना लेता है, उसको इकट्ठा कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। जब स्यूडोपोडिया भोजन को पकड़ता है ना, तो ऐसी गोल गोल संरचना बन जाती है, और जिस संरचना में यह भोजन उपस्थित है उसको खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल कहा जाता है। फिर यही फूड वैक्यूल इसके अंदर जाएगा, फिर उसमें भोजन का पाचन होगा, वगैरह वगैरह। तो याद रखना, अमीबा में विशेष प्रकार की रिक्तिका है जिसको क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। क्योंकि इसके अंदर भोजन इकट्ठा है इसलिए इसको खाद्य रिक्तिका कह देते हैं। पौधे की कोशिका के अंदर रस इकट्ठा है तो रसधानी कह देते हैं। अमीबा के अंदर भोजन इकट्ठा है तो खाद्य रिक्तिका कह देते हैं, खाद्यधानी कह लो। पैरामीशियम इसी खानदान का भाई है, पैरामीशियम। इसके अंदर संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। वाह, ये क्या होता है सर? तो पैरामीशियम भी पानी के अंदर पाया जाता है। अब पानी के आने जाने के लिए कोई फाटक तो लगा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, इसकी झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और प्लाज्मा झिल्ली पानी के लिए पारगम्य होता है। याद आया? परमिएबल होता है, पानी का आवागमन चलता रहता है। पानी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ अपने आप चलता है। बाहर बहुत है पानी है, अंदर बहुत कम पानी है, फटाफट बाहर से अंदर पानी घुसता चला जाएगा पैरामीशियम की बॉडी में। और लगातार पानी चलता चला गया पैरामीशियम की बॉडी में, तो पैरामीशियम फूल के फट जाएगा, पैरामीशियम मर जाएगा। तो पैरामीशियम को बचना है तो क्या करेगा? हाँ, वो जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, उसको एक रिक्तिका में भर लेता है। इसको बोलते हैं संकुचनशील रिक्तिका। इस रिक्तिका में, इस गुब्बारे में एक्स्ट्रा पानी को भरते रहता है, गुब्बारा फूल जाता है, तो जाकर के प्लाज्मा कला से चिपक के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपक के पूरा पानी बाहर फेंक देता है। तो इसका नाम ही है संकुचनशील। यहां फूला, यहां जाके पिचुक गया, संकुचित हो गया, फिर फूलेगा, फिर पिचकेगा, फिर फूलेगा, फिर पिचकेगा, यही काम चलता रहेगा। तो याद रहेगा, अमीबा के अंदर खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल, जबकि पैरामीशियम के अंदर संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, आपको विश्वास नहीं होगा, दिखाते हैं। एनसीईआरटी में लाइन कहां लिखा है? एक कोश की जीवों में, ये देखो, एक कोश की जीवों जैसे कि अमीबा में खाद्य रसधानी पाई जाती है,
और कुछ एक कोश की जीवों में विशिष्ट रसधानियां पाई जाती हैं जो एक्स्ट्रा जल को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और वो एक कोश की जीव कौन है? पैरामीशियम है। इस तरह से रिक्तिका भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोशिका विभाजन। सारे पीवाईक्यू लास्ट में कराएंगे। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। 1 मिनट पानी पी ले, तब तक आप फटाफट यहां तो रिवाइज कर लो। चलो भाई, रिवाइज कर लिया, पढ़ाया जाए। कोशिका विभाजन लास्ट टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट, सर कोशिका विभाजन होता क्या? अरे सिंपल है यार, पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। हाँ, और क्या, एक कोशिका है, 1 से 2 कोशिका बन गई, इसी को बोलेंगे कोशिका विभाजन। ये एक कोशिका थी और इस एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई, इसी को बोलेंगे कोशिका विभाजन। ये हमारी पुरानी कोशिका है, ये हमारी नई कोशिका है। तो पुरानी कोशिका से नई कोशिका का बनना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। पहला पॉइंट यही है। अब ये थोड़े एग्जाम में पूछेगा कोशिका विभाजन क्या होता है, ये तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो लिख लो पहला पॉइंट बना के। पुरानी कोशिका से नई कोशिका का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, पुरानी कोशिका से नई कोशिका का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह 2 प्रकार का होता है। रिकॉर्डिंग हो रहा ना, ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ, हो रहा। यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है समसूत्री विभाजन। पहला क्या है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मियोसिस। और पता है, नाम से इसकी परिभाषा भी समझ में आती है। सम मने बराबर, सूत्री बने गुणसूत्र। कोशिका में सूत्र का मतलब गुणसूत्र। तो ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र का बंटवारा बराबर बराबर हो, उसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन। और ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र का बंटवारा बराबर बराबर नहीं, अर्ध, आधा आधा हो, उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो देखा, हिंदी नाम कितने प्यारे होते हैं। अंग्रेजी माइटोसिस का समझ में आया घंटा, व्हाट इज माइटोसिस पता नहीं, लेकिन समसूत्री विभाजन गधा बच्चा भी बता देगा। सर सम मने बराबर, एक समान, और विभाजन मतलब बंटवारा। तो एक समान गुणसूत्र का बंटवारा कर दे तो समसूत्री कहलाएगा, और आधा आधा बंटवारा कर दें तो अर्धसूत्री कहलाएगा। तो देखा हिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए कहते हैं हिंदी पढ़ो, बहुत तेज समझ में आता है। तो 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी में 2-3 लाइन लिखा ही है, हम भी उतना ही बताएंगे। एग्जाम में उतने से सवाल भी आता है, डिटेल में पढ़ेंगे कक्षा 11 के बायोलॉजी में। समसूत्री विभाजन जो आपको कहां पढ़ना है, 11 की बायोलॉजी, यहां आ जाओ। समसूत्री विभाजन, पहला पॉइंट यही लिखेंगे, गुणसूत्र का बंटवारा बराबर बराबर होता है। बराबर बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब है, सुनो। मान लो एक कोशिका है, अपना एग्जाम्पल लेते हैं। मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखना, यह क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य की एक कोशिका में, पूरे शरीर में नहीं, हर एक कोशिका में, और कोशिकाएं कितनी है गिनते गिनते नहीं पड़ जाओगे। एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 क्रोमोसोम माने 23 जोड़ा। वो आगे पढ़ेंगे
कि 22 जोड़े जो होती है इसमें उसको ऑटोसोम कहा जाता है, जो बच जाता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। वो सब आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे, आनुवंशिकी में पढ़ाएंगे। तो एक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं। अब इसका बंटवारा हुआ, एक से कितनी कोशिका बन गई? 2। तो पता है कमाल की बात क्या है, अगर इसके अंदर 46 है तो इसको भी मिलेगा 46, इसको भी मिलेगा 46। हाँ, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि इसको 23 और इसको 23 मिलेगा। बच्चे कहते सर आधा आधा बांटना दो, 23 बराबर हो तो गया। अरे नहीं, वो जो समसूत्री कहा जाता है ना, वो पेरेंट कोशिका, इसके रिस्पेक्ट में कहा जाता है। जितना इसमें है उतना ही दोनों को मिलेगा। एक एग्जांपल देते हैं समझने के लिए। एक घर में 2 बच्चे थे। दोनों ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अब घर का बंटवारा कर दीजिए, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत तू मैं हो रही है, बहुत कला हो रहा है, बहुत कलेश हो रहा है। पापा ने कहा ठीक है बंटवारा कर देंगे, मेरी एक शर्त है, अगर मैंने 100 रुपया कमाया है ना तो पहले 100 रुपया कमा के लाओ। मतलब जितना मैंने एसेट बनाया है उतना तुम पहले एसेट बनाओ। लड़कों ने कहा ठीक सर, आपने 100 रुपये, एग्जाम्पल के लिए आपने 100 रुपये कमाया है, हम भी 100 रुपये कमा लेते हैं। तो बच्चों ने 100 रुपये कमा के लाके पापा को दे दिया। पापा ने दोनों को मिलाया 100 रुपया और दोनों में बांट दिया। ये इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। ये नहीं कि 100 रुपया मैंने कमाया तुमने 50 बांट दिया। तो समसूत्री का मतलब बराबर बराबर मात्रा में नहीं होता। समसूत्री का मतलब होता है जितना हमारे पास था उतना ही तुम दोनों को देंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो जाएगा, इसमें 46, इसमें 46, इसमें 46, फिर इसमें तो 72 होना चाहिए। ना 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 ना, वो सब 11th में पढ़ाया जाएगा। थोड़ी सी कहानी सुना देते हैं। इसके पास जब 46 होता है, याद करो, जब पिताजी ने बच्चों को बोला कि जाओ पहले 100 रुपया कमा के लाओ, तो पापा का पहले 100 रुपया था, बच्चे 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा के ले आए, तब पापा ने 100 बांट दिया। यहां भी ऐसा ही होता है। 46 था ना, इस 46 की फोटोकॉपी होती है, जिसको बायोलॉजी की भाषा में रेप्लिकेशन कहा जाता है। पहले इस 46 की फोटोकॉपी करके 46 बनाया जाता है, फिर उसको बांटा जाता है बराबर बराबर मात्रा में, और बोल देते हैं समसूत्री विभाजन। मतलब गुणसूत्र का बंटवारा समान रूप से हुआ। तो याद रखना, समसूत्री विभाजन में जितना गुणसूत्र मम्मी पापा में होगा, पेरेंट में होगा, उतना ही गुणसूत्र बच्चों को मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है समसूत्री विभाजन। दूसरा पॉइंट, सर समसूत्री विभाजन हमारी कोशिका में, हमारे शरीर में किस कोशिका में होगा? हर एक कोशिका में होगा, सिर्फ 2 को छोड़ के। एक ही ले लो, एक को छोड़ के। हमारे बॉडी में जो सेक्स सेल होती है ना, मतलब जो स्पर्म बनाती है या फिर जो ओवा बनाती है, लड़कों में स्पर्म बनाने वाली कोशिका और लड़कियों में ओवा बनाने वाली कोशिका, जिसको सेक्स सेल कहा जाता है, उस कोशिका को छोड़ दें तो शरीर की हर एक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। दाएं हाथ की कोशिका में समसूत्री विभाजन, बाएं हाथ की कोशिका में समसूत्री विभाजन, मुंडी की कोशिका में समसूत्री विभाजन, पैर की कोशिका में समसूत्री विभाजन। तुम्हारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं सब में समसूत्री विभाजन होता है, सिर्फ सेक्स सेल को छोड़ दिया जाए तो। और सेक्स सेल वो होती है जो स्पर्म या ओवा बनाती है। ये भी कहानी समझ में आ गई। एक और कहानी समझ लो। तो फिर सब ये विभाजन होता कब है? ये विभाजन तब होता है जब ग्रोथ करना होता है। बच्चा छोटा होता है, 9 महीने का बच्चा छोटा होता है ना, और 4 साल बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो जाता है, 15 साल बाद हो जाता है, मतलब काफी बड़ा हो जाता है। ये वृद्धि हो रही किसकी वजह से? क्या कोशिका का आकार बढ़ रहा है? ना 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 ना, कोशिका की संख्या बढ़ रही होती है। तो जब भी वृद्धि करना होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, ऐसी संख्या बढ़ानी हो ना, तो हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। तो याद रखना, वृद्धि करते समय कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। इसके अलावा अगर आपको चोट लग जाए कहीं पे, वहां की कोशिका डैमेज हो जाए, उसको रिपेयर करना हो, यानी पुरानी को हटा के नया लाना हो, वहां पर भी समसूत्री विभाजन होता है। कभी कभी देखा होगा आपके हाथ में कहीं कट जाता है, बाद में वो भर जाता है, तो कट गया तो वहां पे कोशिका डैमेज हो गई। अब उस पुरानी कोशिका को, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटा करके वहां पर नई कोशिकाएं आएंगी, और ये भी किसकी वजह से होता है? समसूत्री विभाजन की वजह से होता है। एनसीईआरटी जाकर पढ़िएगा, ये सब लिखा हुआ, हमने लिखाया नहीं, बाकी सब बोल दिया, हम दिखा भी देते। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है। प्रजनन छोड़ दो फिलहाल,
प्रतिस्थापन होता है। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, बता चुके हैं। दो प्रकार का होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसी को समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, ये देखो, समसूत्री विभाजन कहां होता है? अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, अधिकतर वृद्धि हेतु, और जब कभी डैमेज हो जाए तो वहां पे रिपेयर के लिए होता है। खत्म कहानी। और अभी मैंने बताया ना, देखो एक कोशिका है, एक कोशिका से कितनी बनी? दो कोशिका। इसमें गुणसूत्र गिनना ये मत देखना। देखो गुणसूत्र एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है ना। अब ऐसे और ऐसे में कोई अंतर नहीं है, बस देखने में अंतर है, बाकी वो ये भी n माना जाता है, अगुणित इसको कहा जाता है, और ये भी n माना जाता है, अगुणित इसको कहा जाता है। देखने में अलग अलग है, लेकिन जो उसका नंबर होता है ना वो n माना जाता है। n आपके सिलेबस में नहीं डिटेल में क्या बताएं, इसको कहा जाता है n। अगुणित 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 अगुणित, n n n। इसमें कितने n? 4। तो इसमें भी कितने n? 4। इसमें भी कितने n? 4। ऐसे देखते हैं इसको। यानी इसमें अगर 100 है, सॉरी 100 तो होता नहीं हम लोगों में, 46 है, इसमें भी 46 होगा, इसमें भी 46 होगा। और ये कौन सा विभाजन है? सूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन। आते हैं अर्धसूत्री में। अर्धसूत्री में क्या होगा? अर्धसूत्री में 1 से 4 बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, हिंदी नहीं लिख रहे समझ जाना, मियोसिस हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी? 4 कोशिका। एक कोशिका से पहले 2 बनती है, फिर ऐसे 4 बनती है। अब यहां डिटेल में नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट समझा रहे हैं। इसमें 46 होगा, तो पहले इसमें भी 46 ही आता है, लास्ट में जाते जाते 23 हो जाता है। तो हमें फाइनल देखना होता है, पहले 46 था और अंत में कितना हुआ? 23, आधा हो गया, नाम पड़ गया अर्धसूत्री विभाजन। किन कोशिकाओं में होगा? सिर्फ सेक्स सेल में होगा। जो कोशिकाएं स्पर्म बनाती हैं या जो कोशिकाएं अंडा बनाती हैं उनमें होता है। कब होगा? प्रजनन के समय होगा, रिप्रोडक्शन के समय होगा। तो इस तरह से कोशिका चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि सेल डिवीजन भी खत्म होता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि जब सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो हम लोग, ये मैंने फोटो लगा रखा है, आप देख सकते हो, ये देखो, यहां पर कोशिका डैमेज हो गई तो यहां पर नई कोशिका बन जाएगी। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटा के नई नई सुंदर सुंदर कोशिकाएं बन गई। किस विभाजन की वजह से? समसूत्री विभाजन की वजह से। इसको टेस्टिस कहते हैं, इसको ओवरी कहते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, यानी यहां पर मियोसिस होगा। ओवरी के अंदर ओवा बनता है, यानी यहां पर मियोसिस होगा। बाकी शरीर की सभी कोशिकाओं में माइटोसिस होगा। यह भी समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक खत्म करते हैं। आप चाहो तो 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लो। रिवाइज क्या करना है, रिवाइज ही हो गया होगा, कई बार तो हम खुद ही बोल चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्लास्टिड है जिसमें पौधों को पीला रंग, नारंगी रंग या लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक पाया जाता है? कौन सा प्लास्टिड है जो यह रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में कि राइबोसोम में? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। रंगहीन प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। रंगहीन प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? और ऑप्शन सुनो, कमाल की बात है, ऑप्शन में ल्यूकोप्लास्ट दिया है और वाड़ी लवक नहीं दिया, रंगहीन लवक नहीं दिया। तो मैंने कहा था ना कुछ कुछ अंग्रेजी आपको जाननी चाहिए। ऑप्शन सुन लो, ल्यूकोप्लास्ट, एपिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या जवाब होगा? रंगहीन लवक, ल्यूकोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? कौन है जो इनको इकट्ठा करता है? ल्यूकोप्लास्ट। सिंपल। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। अरे बताया तो था, पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल की वजह से, टमाटर का रंग हरा क्लोरोफिल की वजह से। हाँ, उसमें भी तो क्लोरोप्लास्ट ही पाया रहा था, उसमें क्लोरोफिल है। तने का रंग हरा क्लोरोफिल की वजह से। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? अरे सबसे बड़ी समानता वही है, 2 अद्भुत अंग हैं, दोनों के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया रहा था। ऑप्शन सुन लो, दोनों में क्लोरोफिल होता है। दूसरा ऑप्शन है, दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। तीसरा, दोनों में एटीपी का उत्पादन होता है।
और चौथा दोनों केवल पौधे की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। ऑप्शन सेकंड सही होगा, दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है। निम्नलिखित में से केवल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, कौन सा कोशिकांग केवल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। ऑप्शन सुन लो, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। प्लास्टिड, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, हालत खराब है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है, जबकि पौधे की कोशिकाओं में यह आकार काफी बड़ा होता है? कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में छोटा होता है, पौधे कोशिका में बड़ा होता है? रिक्तिका। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए, ध्यान से सुनना, अगर शरीर में चोट लगी और उसकी मरम्मत करना हो तो किस प्रकार का सेल विभाजन प्रयोग किया जाता है? समसूत्री विभाजन। याद है, वृद्धि करना हो तो समसूत्री विभाजन, चोट लगी है उसकी मरम्मत करना हो तब भी समसूत्री विभाजन। किस प्रक्रिया के द्वारा पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती? याद आया? अभी दिखाया डायग्राम बना के। कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन। एक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिकाएं बनाती है, जिसमें प्रत्येक में मूल कोशिका के समान गुणसूत्र संख्या होती है। तो समझ में आ रहा सवाल? ये देखो, ये हमारी है मूल कोशिका, इसको क्या बोलेंगे? मूल कोशिका। इसको बोलेंगे पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिकाएं बनाती है, प्रत्येक में मूल कोशिका के समान गुणसूत्र संख्या होती है। मूल में कितने गुणसूत्र? 46, तो पुत्री में भी कितने? 46। इस प्रकार के कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनो, कलीकरण, वाह वाह वाह, कोशिका द्रव्य विभाजन, वाह 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 वाह, माइटोसिस, मियोसिस। समसूत्री का नाम ही नहीं दिया है, तो इसलिए अंग्रेजी का कुछ कुछ वर्ड जानना बहुत जरूरी है। समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ऑप्शन में भी दिया है माइटोसिस। और जिस बच्चे को ये नहीं पता, हिंदी पता अंग्रेजी नहीं पता, तो गड़बड़ कर जाएगा वो। समझ में आया? तो जितने भी क्वेश्चन थे लवक, रिक्तिका और कोशिका विभाजन से, जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर में, वो मैंने सारे करा दिए। अगर किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, अगली वीडियो जब बनाएंगे तो डाउट निपटा देंगे। ठीक, तो ऐसे ही प्रसन्न रहे, पढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।